नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राज्यसभा सांसद के लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन भर दिया है, जिसके बाद अब उनके सांसद बनने में बस औपचारिकता ही बाकी है। महेंद्र भट्ट को चुनना महज एक संयोग नहीं हो सकता, इसमें पॉलिटिकल एंगल, क्षेत्रीय जातीय समीकरण के साथ ही साथ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों को साधना भी है। लेकिन बीजेपी के इस दांव से बीजेपी को आने वाले 2024 के चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2024 के लिए समीकरण सेट करने के तहत महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का सदस्य उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो अलग बात है, लेकिन महेंद्र भट्ट को चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र भट्ट के कार्यकाल में होने वाली लापरवाहियों को इग्नोर और नजरअंदाज जरूर किया है। 1991 में महेंद्र भट्ट ने अपना राजनीतिक सफर शुरुआत किया। तो राजनीतिक सफर की शुरुआत 1991 में हुई और आज जिस तरह से राज्यसभा के सांसद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए, 1991 से 96 तक एबीवीपी के महासचिव रहे। चौरानवे से 98 तक एबीवीपी के टिहरी विभाग के संगठन मंत्री रहे महेंद्र भट्ट और 98 में बीजेपी के युवा मोर्चा के सचिव बनाए गए। - 2000 से 2002 तक भाजयुमो के प्रदेश महासचिव रहे। तो जिस तरह से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी, राज्य मंत्री बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा गरिमा दसौनी जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आपसे ही सवाल, जिस तरह से राज्यसभा के सांसद के उम्मीदवार के रूप में महेंद्र भट्ट जी को चुना गया है और उसके बाद माना जा रहा है कि तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई है 2024 के चुनाव के तहत, लेकिन कांग्रेस का इस पर आरोप है कि आपने उनके कार्यकाल की लापरवाहियों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। बात तो ये है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया और एक हमारे कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। अभी आपने पूरा उनका बायोडाटा सामने रखा, किस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल प्रारंभ से शुरुआत की, राजनीतिक कैरियर की और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और निश्चित तौर पर वर्तमान में भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हमने जो है चुनाव भी जीते हैं और साथ ही पूरा संगठन जो है पन्ना लेवल तक हमने गठित कर लिया है। तो ये अपने आप में भारतीय नेतृत्व जो है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया और इससे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सब में भारी उत्साह है। अब जहाँ तक उनका कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस को देखिए, मूल बात क्या है कि वो अपने आप में मुद्दा विहीन दल हो चुका है। उसे नींद में ना भी हो तब भी जरूर उसको कुछ ना कुछ कहना है। होना तो ये चाहिए था कि महेंद्र भट्ट जी बने हैं, जा रहे हैं राज्यसभा में, स्वागत करते, और कांग्रेस के पास तो नंबर गेम भी नहीं है और अपना चुनाव भी शायद वो प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो निर्विरोध रूप से जो है कांग्रेस उनको भेज रही है, उन्हें सहयोग दे रही है एक प्रकार से। तो निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है हमारे महेंद्र भट्ट जी का, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, गरिमा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। जी गरिमा जी, क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया और महेंद्र भट्ट जी को ऑलरेडी संगठन जो है हाईकमान बहुत ऊंचे पद को सुशोभित करके सम्मानित कर चुका था। प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा पद नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी एक खास एजेंडे को लेकर चलती है, राजनीति करती है, ये सबको पता है। धर्म, जाति, प्रपंच, प्रोपेगेंडा और आडंबर की राजनीति, झूठ की राजनीति, और उसको पल्लवित पोषित करने के लिए महेंद्र भट्ट ने जरूर यहाँ पर उत्तराखंड में, कभी भी उत्तराखंड सांप्रदायिक नहीं था और कोई भी इलेक्शन सांप्रदायिक मुद्दों पर यहाँ नहीं लड़ा गया। लेकिन हाँ, महेंद्र भट्ट की क्रेडिबिलिटी जरूर ये है, क्रेडिबिलिटी पूछूंगी तो देवेंद्र भसीन बता नहीं पाएंगे। क्रेडिबिलिटी ये जरूर है कि बद्रीनाथ सीट गवा चुका विधायक जो अपनी बद्रीनाथ सीट तक नहीं बचा पाया, उसको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से एक भी इशू पर यहाँ जांच नहीं होती,
और उस खास एजेंडे जो भाजपा का एजेंडा है नफरत फैलाने का, समाज को बांटने का, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, विवादित बयान दिए, जहर उगलने वाले बयान दिए, समाज को बांटने वाले बयान दिए। कोरोना काल में उनका बयान बहुत ही कुख्यात हुआ था, बहुत ज्यादा नटोरियस माना गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमान की मूर्ति देखकर नाई की दुकान में जाया करना। फिर कभी उन्होंने सब्जी वाले, ठेले वाले और रेहड़ी वालों के लिए कमेंट किए। उसके अलावा जोशीमठ भू धसाव में किस तरह की उनकी भूमिका रही वो किसी से छुपी भी नहीं है। उनके गृह जनपद में ये हुआ है जोशीमठ भू धसाव, और उन्होंने मतलब ये क्रैक्स काफी समय पहले से आ रहे थे, ग्रामीण उनसे मिल रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने सरकार से भी छुपाया और उसका हमने हश्र देखा कि जोशीमठ में क्या हुआ। ठीक है, आपके सवाल पर मैं जवाब लूंगी। हाँ, आपके सवाल पे मैं जवाब लूंगी। कांड हुआ, हाकम सिंह जी, गरिमा जी आती हूँ मैं आपके पास। 200 किलो सोने की चोरी हुई, किसी में भी। ठीक है गरिमा जी समय दीजिए मुझे, मैं आपके पास भी वापस आती हूँ। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी आपके पास भी आती हूँ। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आप सभी को दिखा दूं, उसके बाद वापस चर्चा पर लौटेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अब देश के सर्वोच्च सदन पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के छोटे से बड़े पदों पर महेंद्र भट्ट के विराजमान होने के बाद अब राज्यसभा सांसद की ताजपोशी की बारी है। ताजपोशी के नामांकन में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार समेत बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। इसे बीजेपी हाईकमान का लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास बताया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल से बड़े चेहरे के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच सबका साथ सबका विकास का संदेश देने का काम किया गया है। बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश एक है, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल वैश्य समाज से आते हैं, दूसरी राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ओबीसी से आती हैं और अब ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व महेंद्र भट्ट करते हुए नजर आएंगे, जबकि क्षत्रिय के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले प्रदेश में अपना जलवा दिखा रहे हैं। महेंद्र भट्ट के नामांकन के दौरान पार्टी के सभी नेताओं को उन पर विश्वास और सांसद पद के लिए उन्हें योग्य माना है। वहीं महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के उद्धार और पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्य करने को अपना सौभाग्य बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने शुभकामनाएं देते हुए महेंद्र भट्ट के संसद के कार्यकाल को ऐतिहासिक होने की कामना की है। माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता को, जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है, उस निचली इकाई में संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में, अनेक सारे संगठनों में काम किया। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं, और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक। और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है। तरफ जहां बीजेपी के सभी नेता इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महेंद्र भट्ट के कार्यकाल के दौरान कई गंभीर लापरवाही होने के आरोप लगा रही है और कई मामलों में
महेंद्र भट्ट को घेरती नजर आ रही है। निश्चित ही उनको लगता है, क्योंकि जो सिलक्यारा की घटना के बाद जो व्यक्ति चुप रहा हो और जिसकी गलतियों की वजह से जोशीमठ पूरा बर्बाद हो गया हो, जिसके क्षेत्र में 17 लोग करंट से मर गए हों और कंपनी का ऑडिट जो है वो गलत ढंग से किया गया हो, आज भी वो सीवर लाइन जुड़ी नहीं है लेकिन ऑडिट में उस सीवर लाइन जुड़ी हुई दिखाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए केदारनाथ में सोने की चोरी हो जाती है और कोई जांच नहीं बैठती, जिसके पार्टी अध्यक्ष रहते हुए अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी को बचाया जाता है, जिसके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह SSC भर्ती घोटाले में आरोपी हो जाता है, जिसके रहते हुए पटवारी पेपर लीक होता है और उनका मंडल अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष रहते हुए पटवारी पेपर लीक में मुख्य आरोपी बनता है, और हिमालय राज्यों में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड राज्य पहले नंबर पर महिला अपराध में आता है, तो उससे ज्यादा योग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है। वहीं आला कमान के इस फैसले को राजनीतिक जानकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन को साधने की कोशिश करार दिया जा रहा है। वहीं पार्टी स्तर पर भी खुशी का माहौल है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये है कि बीजेपी के इस ट्रम्प कार्ड का 2024 में क्या असर देखने को मिलता है। क्या बीजेपी इस ट्रम्प कार्ड से 24 का चुनाव साध पाती है और पहाड़ पर फिर से विपक्ष को क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड दोहराते हुए हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चर्चा पर वापस हम लौटेंगे। जिस तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में महेंद्र भट्ट को बीजेपी अपना श्योर शॉट 2024 के लिए समीकरण मांग रही है, वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जितनी नाकामियां उनके कार्यकाल में रही है उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक बार फिर से पद नवाजने की बात यहां पर सामने आ रही है। गरिमा दोसानी जी हमारे साथ कांग्रेस से बनी हुई हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए राज्य मंत्री हैं, और इसके अलावा नेता आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र जी, क्या कहना है सबसे पहले महेंद्र भट्ट की उम्मीदवारी पर आपको? देखिए प्रियंका जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। देखिए ये नॉमिनेटेड पद है, भारतीय जनता पार्टी किसको इसके लिए चुनती है इस पर सवाल उठाने का अधिकार मेरे ख्याल से किसी को नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि राज्यसभा के अंदर जैसे हमने पिछले 5 साल में देखा कि उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे थे, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी, और ऐसे मामले थे, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, चाहे वो जो छात्रों ने ये जो नौकरियों के लिए घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, विधानसभा भर्ती घोटाले हुए हैं, इसको लेकर के राज्यसभा में किसी ने आवाज नहीं उठाई। देखिए मैं पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक उत्तराखंडी होने के नाते महेंद्र भट्ट जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को राज्यसभा में कौन उठाएगा? ये मैं नहीं उठा सकता, ये प्रियंका जी आप नहीं उठा सकती, ये गरिमा जी नहीं उठा सकती, ये हमारे प्रोफेसर साहब नहीं उठा सकते, लेकिन ये निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी उठा सकते हैं। तो मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को राज्यसभा में प्रखरता से उठाएं, ये भूल करके कि वो किस पार्टी से हैं, ये भूल करके कि उन्होंने पूर्व में किस पार्टी में काम किया है। अब जब राज्यसभा सांसद वो बन जाएंगे तो वो एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करेंगे, एक क्षेत्र की जनता को भी प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो आगे की जिम्मेदारियों के लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी के पास पहले जाऊंगी। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, यहाँ पर रविंद्र आनंद जी ने बधाई के साथ सुझाव भी दिए हैं। बधाई और सुझाव तो मिल रहा है, आगे आने वाले कार्यकाल में क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो आगे का रिकॉर्ड कैसे बेहतर बनेगा? प्रियंका जी, एक बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस को बहुत परेशानी है श्री महेंद्र भट्ट का राज्यसभा में जाना। तो कांग्रेस विरोध करती है, इसका मतलब है कि व्यक्ति में दम है, इसका लाभ पार्टी को मिलने वाला है। तो ऐसे में जब इनके प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी गाथा कह रहे हो और हमारी बहन भी यहाँ पर बोल रही हो, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस की दिक्कत हमको महसूस हो। नहीं तो क्या डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, बीजेपी में उम्मीदवारी कांग्रेस के विरोध और ना विरोध से तय होती है क्या? नहीं, हमने खुद तय किया। वही तो मैं अभी जो रविंद्र जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे
कि हमारा मसला था कि हम किसको तय करते, लेकिन हमारे निर्णय पर अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया नकारात्मक आती है तो इसका मतलब है कि हमने सकारात्मक काम किया। अच्छा। मेरा कहने का अर्थ ये है। और जो रविंद्र जी ने एक बात कही कि मुद्दे उठाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जो हमारे सांसद गए हैं, कांग्रेस की तरह नहीं जिन लोगों ने पूरे रात बब्बर जी को लाए थे, लोग वो झांकने भी नहीं आए थे और एक पैसा भी उत्तराखंड के लिए उन्होंने नहीं दिया था। वो हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है राज्य के लिए काम करने की। अभी अनिल बलूनी जी जिनके रिक्त की जा रही सीट पर हमारे भट्ट जी गए जा रहे हैं, उन्होंने कितना कुछ प्रदेश के लिए किया है हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से नरेश बंसल जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय डिबेट में भाग ले रहे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं और अपनी सांसद निधि से पूरे प्रदेश में योगदान दे रहे हैं, वो हमारे सामने है। इसी प्रकार से कल्पना सैनी जी ओबीसी हैं, महिला हैं और साथ ही जिस प्रकार से उनकी भूमिका है वो हमारे सामने सकारात्मक है। तो हमारे राज्यसभा के सांसद हों चाहे लोकसभा के सांसद हों, सभी के द्वारा अपनी भूमिका निभाई जाती है। और जो भी मुद्दे आ रहे थे, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राज्यसभा या लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे हमारे थोड़ा अलग होते हैं। हमारे कभी कभी कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग जो है इनको मिक्सअप करके कोई एक ही रिकॉल बचता है, बार बार एक ही बात को कहते हैं। उस पर हम चुनाव भी कर चुके हैं, लड़ भी चुके हैं, जनता ने हम पर विश्वास भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के बाद क्योंकि मुद्दा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ कहना है उनको। गरिमा दसोनी जी, कांग्रेस की जो एक बौखलाहट है वो हमारे सामने आती है। गरिमा दसोनी जी, आपका जवाब। ये बस एक बात कह के समाप्त करता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और पार्टी ने जमीन के जुड़े हुए कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए भेजा है और ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। साहब बता नहीं पाए कल्पना सैनी का योगदान, इतने सालों से हम वो सांसद हैं, और नरेश बंसल का योगदान मैं बताती हूँ आपको। उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ हर परिवार का बेटा, दामाद या भतीजा फौज में है। कईयों की तो मातृशक्ति के पति भी फौज में हैं। ऐसे में कौन सा एक सांसद इनका है जिन्होंने अग्निवीर योजना के विरोध में संसद में आवाज उठाई हो और कहा हो कि यह आत्मघाती कदम है, ये उत्तराखंड के युवाओं का सपना तोड़ देगा। इन्होंने कहा कल्पना सैनी की सकारात्मक भूमिका, नरेश बंसल की बताएं तो सही, उत्तराखंड किस लिहाज से लाभान्वित हुआ उनसे। और जैसा कि मेरे अध्यक्ष ने अभी आपने सुनाई बाई, उन्होंने कहा कि चमोली उनका गृह जनपद है महेंद्र भट्ट का, वहाँ 17 लोग मर गए करंट हादसे से मैडम, और 17 लोग करंट हादसे से मरते हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अदली बदली कर दी जाती है, ऑडिट रिपोर्ट में लाइन को जुड़ा हुआ दिखाया जाता है जबकि वो 8 दिन तक भी नहीं जुड़ती और किसी कंपनी को पेनलाइज नहीं किया गया, यानी कि उन 17 मौतों के लिए आज दिन तक भी कोई जिम्मेदार नहीं माना गया। उस कंपनी का को ना ब्लैक लिस्ट किया गया, ना उससे ठेका छीना गया, कि 2 साल ठेके और दे दिए गए होंगे। और केदारनाथ में 200 किलो सोना चोरी हुआ, ये हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग उसकी जांच क्यों नहीं कराए? ऐसे में यहाँ जितना उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने में 90% मैं कहूंगी अगर हाथ किसी का है तो वो महेंद्र भट्ट का है, क्योंकि महेंद्र भट्ट की जो चाल चरित्र है वो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ और समाज को बांटने वाला रहा है। और भाजपा का एक शगल हो गया है कि उनकी मेरिट लिस्ट नीचे से बॉटम से शुरू होती है। उनको एक ऐसा केवल रबड़ स्टैम्प चाहिए होता है ऊंचे पदों पर जिसकी अपनी कोई ओपिनियन ना हो, वो सिर्फ हाईकमान की हाँ में हाँ मिलाए और जिसका कोई अपना विजन ना हो। अभी इन्होंने ठीक कहा कि रिप्लेस जिनको कर रहे अनिल बलूनी के तो पैर के नाखून के बराबर विजन भी नहीं है महेंद्र भट्ट का। तो महेंद्र भट्ट को चुनने का सिर्फ और ये भी थपथपाते उस व्यक्ति जिसने कितना जहर खोया हो, क्योंकि अभी हमने देखा एक सेकंड वकील साहब आपके उसमें जब कोई नहीं बोल रहा है डिबेट कर रहे आप, आपने एक्स्ट्रा समय मांगा, आपने कहा मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, मैंने आपको समय दिया, तो क्या हरीश रावत ये क्या डिबेट कर रहे हैं? आपके पास डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, आपके पास एंकर नहीं आई थी क्या जो आप दूसरे वक्ताओं को बोलने? देवेंद्र बसिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, सुन लीजिए डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, बहुत ही शर्मनाक है। डॉक्टर देवेंद्र बसिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही? डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही? मैं आपको समय दूंगी, सम्मान अपने हाथ में, वो जो अपनी बातें कह रही है उन्हें अपनी बातें रख लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आप ही की बात पर आपको डिबेट पे क्यों मैं अच्छी तरह उछल रहे? नहीं, बिंदुवार आप जवाब दे दीजिएगा। शांति से
शांति से बैठ जाइए, आपने अपनी बात मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपको समय भी दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ ये व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा और बहुत पीड़ा क्या व्यक्तिगत आक्षेप करूंगा, क्या व्यक्तिगत आक्षेप खोलूंगा जब मैं उनकी जीवनी रख गई तो नहीं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी राजनीति में है, राजनीति में है, यदि नहीं मरे क्या 17 लोग? हाँ। नहीं मरे चमोली में तो बताइए 17 लोग कौन है जिम्मेदार? किसी की जिम्मेदारी है? आज बनभूलपुरा में सांप्रदायिक माहौल आप लोगों ने खड़ा कर दिया, 6 लोग मर गए, कौन है जिम्मेदार? 6 मौतों की जिम्मेदारी तक नहीं लेते आप लोग। आपकी नैतिक दायित्व है कि आप लोग मौतों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। किसकी जिम्मेदारी से मरे? किसकी वजह से मरे चमोली में 17 लोग? किसकी वजह से मरे बनभूलपुरा में 6 लोग? 40,000 लोग मर गए। ठीक है गरिमा जी आपके सवाल पे जवाब ले लेती हूँ मैं, फिर आपके पास आती हूँ। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी पहले जवाब दीजिएगा गरिमा जी के सवालों का। अग्निवीर को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। कह रहा हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए, अगर व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे तो मेरे पास इतनी लंबी क्या व्यक्तिगत आक्षेप बताइए तो, क्या व्यक्तिगत आक्षेप किया? नहीं, आप उसका डॉक्टर साहब आप उसका जवाब दीजिए ना, वो अगर सवाल उठा रही है आप उसका जवाब दीजिए। नहीं, इसके बाद उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ इस बात का कि जहाँ तक 17 लोगों की बात कर रही है तो वो उसके लिए महेंद्र भट्ट जिम्मेदार है, तो 40,000 लोग जो केदारनाथ में मारे गए थे उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन अगर किसी के कार्यकाल में कोई घटना हुई है और उस पर विपक्ष जवाबदेही मांग रहा है, मैं जवाब दूंगी। वहाँ के कार्यकाल में 40,000 लोग मरे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है, उससे पूछिए ना। 40,000 लोग जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मरे वो आपकी पार्टी में है, पूछिए ना उससे जवाब कैसे मरे? क्यों गोद में बैठा लिया? फिर उस व्यक्ति को क्यों गोद में बैठा लिया जिसके समय पर 40,000 लोग मौत की जिम्मेदार वो है? उनसे रंगे हुए जिस मुख्यमंत्री के हाथ थे उसको गोद में बैठाओगे तुम? सवाल पूछोगे हमसे? नहीं, ठीक है, मुद्दे पर आइए। विधायकों को बेचा आपने, खरीदारी करे अपने विधायकों की, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, क्या बात करती हैं आप? क्या नहीं कांड किए? अपने विधायकों को पैसे दे रहे थे आप, अपने विधायकों को सरकार बचाने के लिए पैसे दे रही थी आपके मुख्यमंत्री, क्या बात करते हैं आप? मुख्यमंत्री दायित्व क्या इस वजह से मिला इनको? क्योंकि इस तरह का बिल्कुल नहीं मिला, जो काम किया वो इसके लिए मिला है। आप नकारात्मक बात करती हैं तो आपके जो विधायक गए वहाँ पर, ये राज्य मंत्री या दायित्व मिलने के बाद इनको दोहरी जिम्मेदारी लग रही है। ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास आती हूँ, आप दोनों के पास मैं आती हूँ। रविंद्र जी क्या लग रहा है? शर्मनाक आचरण है आपका। रविंद्र जी आपका आचरण, आपने बधाई दे दी, आपने आगे के लिए सुझाव भी दे दिए, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर उत्तराखंड में चल रहा है और इस डिबेट में भी चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मैं साफ कहूंगा कि देखिए जो दैवीय आपदा है उसको किसी के ऊपर मरना भी ठीक नहीं है। अगर कोई दैवीय आपदा उत्तराखंड में आती है, क्योंकि उत्तराखंड तो आपदा का ही प्रदेश है, तो ऐसी किसी आपदा को किसी के सिर मरना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं लापरवाही होती है तो जरूर सवाल खड़े होते हैं, और जो सवाल हैं वो फिर आगे भविष्य में जाकर के एक नजीर बनते हैं कि उस समय ये लापरवाही हुई थी। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी बहुत सी लापरवाहियां हुई हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो और कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे कलंक लगे हो। उनका आपदा का उसका बताइए ना, कौन जिम्मेदार है? भसीन जी, मैं कह रहा हूँ कि चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, चाहे बैंक ऑफ एंट्री से घोटाले जो हुए हैं, चाहे पेपर लीक घोटाला हो, ये सब उत्तराखंड पर कलंक है। इसने आज इसमें हर किसी एक व्यक्ति का हाथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर बात कही जा सकती है कि देखिए दोनों पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। गरिमा जी, उनका कहना है कि दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं। किस चीज के लिए? सिलसिलेवार बताएं ना, जनरलाइज स्टेटमेंट देके हिट एंड रन ना करें, बताएं किसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी? रविंद्र आनंद कैटेगराइज करके हमें इंसिडेंट बताएं, हम किसके लिए जिम्मेदार है तो हम जवाब देंगे। जनरल स्टेटमेंट का मैं क्या जवाब दूं? ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। हर विपक्षी दल का यूपीडी वाले को बैठा दीजिए, वो कहेगा कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के पहलू है। ऐसी चीजें की हैं कांग्रेस के जमाने में आपने कभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का इस तरह से नाश होते हुए देखा है? आपने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग होते हुए देखा है? आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को इस तरह से नहीं, लेकिन गरिमा जी उत्तराखंड की यदि बात की जाए, गरिमा जी सुनिए, बहुत प्राउड कांग्रेसी हूँ। गरिमा जी सुनिए सवाल सुन लीजिए। अरे गरिमा जी आप समय जरूर, गरिमा जी सवाल तो सुनेंगी,
गरिमा जी सवाल तो सुन लीजिए। इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट जो रविंद्र आनंद दे रहे हैं, इनको बताना चाहिए कांग्रेस किस चीज के लिए जिम्मेदार है, कौन से इंसिडेंट के लिए। रविंद्र आनंद जी, आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, रविंद्र आनंद का रिपोर्ट नहीं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड की गरिमा जी बात करें और यदि उत्तराखंड की यदि आप बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दो ही सरकारें रही है ना, तो उत्तराखंड की यदि किसी भी स्थिति की बात करती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है फिर? मैंने एक ही स्थिति की बात कही मैडम, कि पिछले 7 सालों से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज है और विधायक गैरसैंण नहीं जाना चाह रहे हैं सुविधाओं के अभाव में, किसकी गलती? हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिया था इनको 2017 में, ये एक इंच आगे नहीं बढ़े। मैंने सांप्रदायिक माहौल की बात करी कि उत्तराखंड में कभी सांप्रदायिक बिंदुओं पर चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन 2022 का चुनाव मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक झूठ के ढेर पर लड़ा गया, एक झूठ की नींव पर। वो महेंद्र भट्ट की देन है, डॉक्टर देवेंद्र भट्ट की देन है। पुरोला और विकास नगर की सांप्रदायिक घटनाएं जिसमें लैंड जिहाद से नहीं, तो गरिमा जी क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि उत्तराखंड का चुनाव किस दिशा में लड़ा जाएगा ये महेंद्र भट्ट तय करते हैं? आपकी कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? महेंद्र भट्ट की देखिए अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो विजनलेस नेता है, वो किसी काम के नेता नहीं है। बद्रीनाथ की जनता ने नकार दिया और बता दिया वो किस लायक है। डॉक्टर देवेंद्र भट्ट जी, जनता पार्टी उनको हमेशा सरफेस में या चर्चाओं में इसलिए रखती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सफल करते हैं। समाज में नफरत होने वाला जो एजेंडा है उसको परिपूर्ण करते हैं महेंद्र भट्ट। बयान देते हैं कि चौकी को खोल दिया। हैरान हूँ, हम कहते हैं कि जो दंगाई है वो दंगाई है, लेकिन ये दंगाइयों के साथ खड़े, अतिक्रमण के साथ खड़े हैं, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है उसके साथ खड़े हैं। जब कभी कार्रवाई की जाती है तो सारे के सारे जो है इन कार्यों के साथ खड़े जाते हैं। इसी प्रकार से उनको भड़काने वाले कांग्रेसी सामने आ रहे हैं। यही चारी शेखावत ने कहा था तो बनफूलपुरा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मिजोरम बनाने वाली है। पूछिए ये बात कहने की आपके मन में क्या था? यही कारण है कि आपके लोगों ने भड़काया वहां पर जाकर के। वहां पर भड़काने वाले कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के नेता थे। 5 नेता है, गरिमा जी 5 नेता है, 5 नेता है जो मोबाइल भागे हुए हैं। क्या बात करती है? रामनगर हल्द्वानी में आपने नेट बंद कर दिया। अरे जो है ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। डॉक्टर देवेंद्र भट्ट जी, गरिमा दसवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में जिस तरह से महेंद्र भट्ट की दावेदारी के साथ ही साथ सवाल भी उठ रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि उनकी नाकामियों को नजरअंदाज किया गया है। फिलहाल देखना ही होगा कि आगे का समीकरण राज्यसभा का किस तरह का बनता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।